नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सुजीत वर्मा के यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाले में। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्चर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। देखिए, मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया है, ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना अच्छा पोस्चर मेंटेन कर रखा है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है, बैड पोस्चर क्या है, सिटिंग में क्या है, स्टैंडिंग में क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, what is posture? Posture, it is a relative arrangement of body parts or segments or as accustomed position which enables the body to function effectively. बॉडी पार्ट्स का एक वो अरेंजमेंट जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके, दैट इज पोस्चर. इट इज डिफाइंड एज पोजीशन और आउटलुक assumed by the body while standing, sitting, lying down or performing muscular activity or during stability. कहने का मतलब है कि वो पोजीशन, वो आउटलुक, चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या फिर कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी कैसा अज्यूम करती है, दैट इज पोस्चर. गुड पोस्चर की अगर बात करें, गुड पोस्चर इज सच इन विच ट्रेन द बॉडी टू स्टैंड, वॉक, सिट और लाई so to face least strain on muscles and ligaments while moving or performing weight bearing activities. गुड पोस्चर वही है, चाहे आप खड़े हों, चलते हों, बैठते हों, लेटे हों, लेकिन जिसमें आपकी मसल्स पर कम से कम स्ट्रेन हो, आपके लिगामेंट्स को ज़्यादा तकलीफ ना हो और आप कोई भी वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। यानी कि अगर आप कुछ छोटा मोटा उठाते हैं तो भी आपके मसल्स पर, आपके लिगामेंट्स पर कम से कम स्ट्रेन पड़े, स्ट्रेस पड़े, दैट इज गुड पोस्चर. गुड पोस्चर मेक मस्कुलर एंड स्केलेटल balance that protects the body from injuries, whether running, jumping, diving, tumbling, tackling, even while sitting or sleeping, etc. और आगे अगर बात करें गुड पोस्चर की, तो गुड पोस्चर यानी कि अच्छी पोजीशन, अच्छा पोस्चर वही है जिसमें आपकी बॉडी का मस्कुलर और स्केलेटन यानी कि बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड बहुत अच्छा तालमेल बना रहे और आपको इंजरीज ना हो, यानी कि आप इंजरीज से, चोटों से बच सकें, चाहे आप कुछ भी काम करते हो. टू टाइप्स ऑफ पोस्चर is mainly explained. One is dynamic and another is static. Dynamic posture की अगर हम बात करें, how to hold yourself while moving. Moving means you're walking, running or picking up anything. So that is डायनामिक पोस्चर. कहने का मतलब है कि मूवमेंट में आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी की क्या पोजीशन है जिसमें कि आपको लेस स्ट्रेन हो. इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर मूवमेंट. मसल्स नीड्स टू एडजस्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन. मैंने अभी बताया कि लेस स्ट्रेन हो, आपकी मसल्स जो मूवमेंट वाली सिचुएशन है, जो बदलती हुई सिचुएशन है, उससे एडजस्ट हो जाए. स्टैटिक पोस्चर की अगर हम बात करें, हाउ टू होल्ड योर सेल्फ ड्यूरिंग स्टैटिक पोजिशन, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में. पार्ट्स ऑफ बॉडी अलाइन इन अ फिक्स्ड स्टेट. स्टैटिक पोस्चर का मतलब है कि आप बिना मूवमेंट के जब भी हैं तो आपकी बॉडी कैसे अज्यूम करती है, आपका बॉडी पोस्चर क्या है. With proper muscles coordination and interaction, this can be achieved by counteract the gravity and other forces. बॉडी मसल्स का अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हुए, तालमेल करते हुए आप ग्रेविटी से और दूसरी फोर्सेस से कैसे अपने आप को ओवरकम करते हैं, दैट इज स्टैटिक पोस्चर. स्पाइन हैज 3 नेचुरल कर्व्स एट नेक, at upper or mid back and lower back. These curves are maintained by correct body posture. हमारे स्पाइन में मेनली 3 कर्व्स हैं और जिनको करेक्ट बॉडी पोस्चर से हम मेंटेन कर सकते हैं. अभी हमने बात की थी डायनामिक एंड स्टैटिक पोस्चर की. अब हम बात करेंगे करेक्ट और आइडियल पोस्चर क्या है ड्यूरिंग स्टैंडिंग. यदि हम खड़े हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर या बॉडी पोजीशन कैसे होनी चाहिए. द लाइन ऑफ ग्रेविटी पास थ्रू स्पेसिफिक बॉडी पॉइंट्स
such as lobe of ear, shoulder joint, hip joint, greater trochanter of femur, slightly anterior to midline of the joint and finally anterior to lateral malleolus. कहने का मतलब है अगर हम लाइन ऑफ ग्रेविटी को पास करें तो कहाँ कहाँ से किस किस बॉडी पार्ट से वो टच होना चाहिए और किस बॉडी पार्ट के मिड से वो क्रॉस करना चाहिए, दैट इज करेक्ट पोस्चर। बाकी जो टर्म्स हैं दीज आर वेरी इजी। ट्रोकैंटर ऑफ फीमर एक वर्ड आया है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी फीमर बोन की एक नोक सी निकली रहती है। अगर ऊपर वाली जो नोक निकली हुई है फीमर बोन की अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकैंटर, और लोअर साइड में जो छोटा सा नोक निकली हुई है फीमर बोन की दैट इज लेजर ट्रोकैंटर। एक वर्ड आया है हमारा लेटरल मैलिलस। मैलिलस मीन्स हैमर टाइप शेप। यू विल फाइंड इट नियर द आउटर साइड ऑफ एंकल। All this can be observed by a plumb line to just the midline of the body. प्लम लाइन का मतलब है इन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, यानी काल्पनिक सीधी लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द फ्लोर। सरल भाषा में अगर हम बात करें यानी कि हमारे हेड से लेकर और फ्लोर तक की जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ कहाँ से पास होती है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी का अलाइनमेंट राइट लेफ्ट आगे पीछे कितना है, और अगर करेक्ट है और हम तीनों कर्व्स को सही से फॉलो करते हैं इट मीन्स हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही है। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स बॉडी बाइसेक्ट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली बिटवीन बोथ फीट एज वेल। यानी कि अगर उस इमेजिनरी लाइन की हम बात करें, बॉडी पार्ट जो है हमारे दोनों हिस्सों में सही से बटी है और हमारा जो बॉडी का वेट है वो दोनों पैर पर इक्वली आ रहा है। अगर एक पैर पे ज़्यादा आता है एक पे कम इट मीन्स हमारा बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं है, इट मीन्स दैट इज नॉट करेक्ट पोस्चर, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। पॉइंट्स टू बी एसेस कि हम कैसे अपने आप को एसेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा बॉडी का पोस्चर करेक्ट है या नहीं। उसमें हमें 4-5 चीज़ें देखनी है। अपने हेड अलाइनमेंट, कर्वेचर, कर्वेचर कौन सा, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लुम्बर, शोल्डर सिमेट्री, ऐसे तो नहीं है हमारा ऊपर नीचे, तो पेल्विक सिमेट्री, हिप, नी एंड एंकल जॉइंट एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है, आप देख के समझ जाएंगे दिस इज करेक्ट बॉडी पोस्चर एंड दिस इज इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर व्हाइल स्टैंडिंग। आगे बात करते हैं करेक्ट और आइडियल पोस्चर बट इन सिटिंग पोजिशन। ईयर शुड बी अलाइंड विथ शोल्डर्स, यानी कि ये इसकी लाइन में होना चाहिए। शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड एंड अलाइंड विद हिप्स। Elbows are close to the sides of body. Angle of elbows, hips and knees will be approximately 90 degree. Feet should rest comfortably on surface. Forearms should be parallel to the floor. देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये देखिए हेड बिल्कुल अलाइनमेंट में है और शोल्डर हमारे बिल्कुल हिप की लाइन में है, बहुत ज़्यादा आगे या पीछे नहीं है। अगर हमारी गर्दन ऐसे आगे निकली है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर। So this is good posture while sitting. This is bad posture. You can say incorrect body posture during sitting. दोस्तों ये तो हुई बॉडी पोस्चर हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिटिंग में कैसा है स्टैंडिंग में कैसा है। आगे हम चर्चा करते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या है, यानी पोस्चर बॉडी पोजीशन से संबंधित हमें कौन कौन सी डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी का मतलब है आपका जो फॉर्म है उससे हटकर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। सबसे पहले नॉक नीज, बो लेग्स, फ्लैट फुट, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस 6 बताई गई हैं। कुछ लोग राउंड शोल्डर्स को भी पोस्टरल डिफॉर्मिटी मानते हैं, बट एक्चुअली ये पोस्टरल डिफॉर्मिटी नहीं है, ये आपके बॉडी पोजीशन से या वर्क से या फिर आपको अदर रीजन से बॉडी में कुछ गड़बड़ होने से ये होती है। राउंड शोल्डर का मतलब है आपके दोनों शोल्डर्स ऐसे राउंड शेप में दिखें। सबसे पहले बात करेंगे नॉक नीज की, इसको जेनु वाल्गम भी कहते हैं। द टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटिन जेनु मीन्स नीज and valgus means bent outwards. The distal portion of the knee joint bends
आउटवर्ड्स एंड प्रॉक्सिमल बैंड्स इनवर्ड्स। यानी कि डिस्टल मीन्स दूर वाला, प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला। यानी कि जो नी जॉइंट का दूर वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकला हो और पास वाला जो हमारा हिस्सा है वो अंदर की तरफ बैंड हो या निकला हुआ हो, तो हम कह सकते हैं नॉक नीज। नॉक नीज में आपके जो नीज हैं उनमें कम से कम गैप होगा या फिर वो एक दूसरे से टच भी होंगी। नॉक मीन्स ठक ठक करना, तो यानी कि वो एक दूसरे से टच हो रही है, दैट इज नॉक नी। इट इज अ कंडीशन इन विच नीज आर क्लोजर ईच अदर एंड फिट रिमेन apart in standing position. The natural gap between knees and togetherness of heels seems missing. देखिए, this is knock knees, जिसमें दोनों पैर के घुटने आपके टच हैं और आपके दोनों पैरों में नॉर्मल से ज्यादा गैप है। कॉजेज, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? इट में भी जेनेटिक, यानी कि आपका बाय बर्थ भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल, ट्रोमेटिक, इन्फेक्शन, इडियोपैथिक और फिजियोलॉजिक एटसेट्रा। इडियोपैथिक का मतलब है डिजीज विद नो आइडेंटिफिएबल कॉज, यानी ऐसे कारण जिनका हमें नहीं पता हो उसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं बो लेग्स की। बो लेग्स को जेनु वारम भी बोलते हैं। लेटिन जेनु मीन्स नीज एंड वारम मीन्स आउटवर्ड्स बोइंग एट नी। लोअर लेग इज एंगल्ड इनवर्ड मीडियली as compared to thigh, similar to the archer's bow. It is also known as bow-leggedness, bendiness, bendy leg, टिबिया वारा एटसेट्रा। देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं, इन नाम में से कोई भी आता है तो आप कंफ्यूज मत होना। कहने का मतलब है जहां पर आपके नीज में ज्यादा गैप हो और अगर एंकल ज्वाइंट को हम देखें तो वो थोड़े से पास पास हों। नॉर्मल पोजीशन से एंकल ज्वाइंट का जो गैप हो बहुत कम होगा और नी ज्वाइंट का गैप ज्यादा होगा। इट इज जस्ट अपोजिट टू नॉक नीज। देखिए, इसीलिए इसको बो लेग भी बोला है, क्योंकि बो यानी कि धनुष जैसी यहाँ पर हमारी लोअर लेग्स में शेप दिखाई देती है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिशनल, फॉल्टी पोस्चर, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग इलनेस एटसेट्रा। ओबेसिटी से कैसे दोस्तों? बहुत लंबे समय तक अगर हम खड़े होते हैं, हमारी लोअर लेग्स पर वेट आता है बॉडी का, तो उससे भी ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल को हो सकती है। आगे बात करते हैं फ्लैट फुट की। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस प्लानस एंड फॉलन आर्चेज। नाम से आपको पता चल जाएगा फ्लैट फुट, फॉलन आर्चेज, यानी कि आपके फुट में या आपके जो सोल ऑफ द फुट है वो आपके फ्लोर से टच हो रही है, उसका जो कर्व है वो मिसिंग है। फ्लैट फुट इन विच आर्चेज ऑफ द फुट कोलैप्स, यानी कि नहीं है सोल ऑफ द फुट नियर कंप्लीट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। चिल्ड्रन आर बोर्न विद फ्लैट फीट कंजेनिटल, ये ज्यादातर होता है, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप में अगर फिर भी ये प्रॉब्लम दिखती है, दैट इज फ्लैट फुट। अगर बचपन में हम देखा जाए बच्चों को खड़ा करेंगे तो जनरली उनके फ्लैट फुट ही होते हैं, या आप कह लीजिए कि दिखाई देते हैं। हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा डिस्कशन यहाँ मैं करना चाहूंगी। यदि 3 साल के बच्चे की एंकल बोन में 3 गैप का और 4 साल के बच्चे में 4 इंचेस का गैप हो, इसका मतलब है नॉक नीज की प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा है। दैट इज रफ आइडिया। अभी मैंने बात की छोटे बच्चों में, जनरली 2 साल तक के बच्चों में जनरली ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, लेकिन 5-6 साल तक भी अगर आपको ऐसा ही दिखे, लेकिन 5-6 साल के बच्चों में अगर हम नोट करें तो उनके जो नीज की जो पोजीशन है वो आपको नॉर्मल नजर आएगी। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू आप बो लेग्स या नोक नी वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है, इट मीन्स आपको वहाँ पर केयर करने की, फिजियोथेरेपी की या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम है। इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ओबेसिटी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इंजरी टू फुट और एंकल, एजिंग, डायबिटीज एटसेट्रा। दूसरे दोस्तों, नोक नीज एंड बो लेग्स की अगर हम बात करें तो रिकेट्स भी उसका एक कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल में PEM दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी उसका एक कारण हो सकता है। विटामिन डी की वजह से भी ये लोअर लेग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे हम बात करते हैं काइफोसिस की।
स्पाइन रिलेटेड ये डिफॉर्मिटी है। ग्रीक काइफोस मीन्स हम्प, ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, हम्प बैक, इसको हंच बैक भी कह सकते हैं, यानी कि कमर में कुबड़ सा हो जाना, कुबड़ सा दिखाई देना। इट इज एन abnormally excessive convex curvature, जिससे कॉन्वेक्स कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, थोरेसिक में भी हो सकता है और ये सैक्रल रीजन में भी हो सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, डिस्क डिजेनरेशन, स्क्वायरमैन्स डिजीज एटसेट्रा। स्क्वायरमैन्स डिजीज का क्या मतलब है? यू कैन से इट इज अ काइफोसिस इन जुवेनाइल एज, और यू कैन से टीन एज में जो काइफोसिस होना, दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपर काइफोसिस, और इसी को हम स्क्वायरमैन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो हमारी वर्टिब्रा है, दैट बैकबोन, इसमें 3 या 5 डिग्री से ज़्यादा तक का बैंड हमें दिखाई देता है। आगे बात करते हैं लॉर्डोसिस की। एक मैं हिंट आपको देती हूँ, एल से लॉर्डोसिस, एल से लुम्बर। अगर ऑप्शन आ जाता है कि स्पाइन में किस पर्टिकुलर पार्ट डिफॉर्मिटी है, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे लुम्बर रीजन की। ग्रीक लॉर्डोसिस फ्रॉम लॉर्डोस मीन्स बैंड बैकवर्ड लाइक दिस, abnormal inward concave lordotic curving of spine is lordosis. It may be in cervical, it may be in lumbar, but most chances are of lumbar region. बट ज़्यादातर ये lumbar region में ही होती है। वेरी रेयर यू कैन फाइंड इन सर्वाइकल रीजन। काइफोसिस में हमारा कॉन्वेक्स शेप था, इसमें हमारा कॉनकेव शेप हो सकती है स्पाइन की। Lumbar hyperlordosis is excessive extension of the lumbar region generally known as hollow back, sway back और saddle back। देखिए अगर आपकी स्पाइन में ऐसे कर्व आ जाएगा कॉनकेव, तो आपकी बैक यहाँ से खाली नजर आएगी, तो हम उसे होलो बैक भी कह सकते हैं। Lumbar kyphosis is abnormally straight lumbar area, और यू कैन से फ्लैग्ड इफ सीवियर केस। इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं? स्ट्रेन और स्ट्रेन इन बैक और नेक, यानी कि आपकी बैक में और नेक में अगर स्ट्रेन है तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। वन लेग शोल्डर, जेनु रिकर्वेटम, यानी कि स्वे बैक नीज की वजह से भी ये हो सकता है। अनइवन मसल्स ग्रोथ स्पर्ट, इम्प्रॉपर लिफ्ट्स और यूज ऑफ बैक। स्वे बैक नीज की जो प्रॉब्लम है, दैट इज मोस्टली फेस्ड बाय डांसर्स ड्यू टू एडजस्टमेंट इनटू अनस्टेबल बॉडी पोस्चर। इस वीडियो की हमारी लास्ट डिफॉर्मिटी है, दैट इज स्कोलियोसिस। इन सच कंडीशन पर्सन स्पाइन हैज sideways curve, usually S or C. It may be faced by thoracic region और lumbar region. S shape, that is C, और इसको ऐसे अगर हम देखें that is S, यानी कि हमारी बॉडी में C या फिर S शेप दिखाई देने लग जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है। इट इज क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल, यानी कि कर्व इज फिक्स्ड, और फंक्शनल प्राइमरी स्पाइन इज नॉर्मल। इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी कह सकते हैं। अगर फिक्स्ड है, यानी बॉडी पोस्चर जो हमें फिक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वी कांट करेक्ट इट। लेकिन फंक्शनल अगर है, यानी कि किसी वजह से वो बॉडी में ऐसा कर्व दिखाई देता है, ऐसी फॉल्टी पोजीशन दिखाई देती है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये बॉडी में यहाँ से अगर हम बात करें सी शेप, और अगर यहाँ कंप्लीट देखें तो इट लुक्स लाइक अल्फाबेटिकल एस, अल्फाबेट के एस जैसा हमें ये दिखाई देता है। कॉजेज, in most of the cases cause is unknown, but it may be the combination of both genetic and environmental factors. Other causes may be previous injury, surgery, uneven shoulders, one leg longer than other, nature of work, etc. कई बार अगर हम कंटिन्यू ऐसे कोई भार उठाएं, तो उसकी वजह से भी बॉडी में ये डिफॉर्मिटी हो सकती है ड्यू टू वर्क। एक टर्म मैंने यहाँ पर मेंशन की है, पोडियाट्रिस्ट। ड्यूरिंग नोट्स मेकिंग ये टर्म मैंने देखी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। पीडियाट्रिस्ट आपने सुना होगा, जो कि छोटे बच्चों को मेडिसिन देते हैं, उन पे काम करते हैं। पोडियाट्रिस्ट का मतलब है इट इज अ मेडिकल प्रोफेशनल डिवोटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द फुट, एंकल एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लेग, यानी कि लेग से संबंधित, पैर से संबंधित
जो काम करते हैं उन डॉक्टर्स को, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। करेक्टिव मेजर्स और फिजिकल एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें कि किस डिफॉर्मिटी में क्या देना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉक नीज में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं या कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वॉक विद द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट। आउटर बॉर्डर का मतलब है जो ये हमारा पैर है, तो बाहर की तरफ जो बॉर्डर है उस पे बॉडी को थोड़ा सा ऐसे अलाइन करके चले। तो साइड लंजेस, बटरफ्लाई फ्लैटर्स जो रामदेव जी करवाते हैं, बटरफ्लाई, सुमो स्क्वाट्स यानी सिंपल स्क्वाट्स, यानी बॉडी जब हम नीचे की तरफ जाते डाउन होते हैं, साथ में आपको ये करना है। होल्डिंग पिलोज बिटवीन द नीज, यानी कि घुटनों के बीच में जब भी हम चले कोशिश रहे कि पिलो को होल्ड करें, मसाज एटसेट्रा। बो लेग्स के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? वॉक विद इनर बॉर्डर ऑफ द फुट। जैसे नॉक नीज में हमने आउटर की बताई थी, बो लेग्स में क्या होता है, हमारी जो लोअर लेग्स की जो शेप है वो बो जैसी दिखती है, तो हमें उसके लिए फुट के इनर बॉर्डर पे वॉक करना है। फुट के इनर बॉर्डर की तरफ थोड़ा सा अलाइन करके वॉक करना है। नेक्स्ट इज स्क्वाट्स एंड लंजेस, मसाज, वज्रासन एटसेट्रा। हर डिफॉर्मिटी के लिए एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं और आसन कौन सा है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हील रेस से, यानी कि टोज पे खड़ा होना, देन वॉकिंग ऑन टोज, टोज स्ट्रेच एंड रिलैक्स करना, पुलिंग समथिंग बाय टोज, यानी कि ऐसे बैठ के कुछ अपने पैरों से ऐसे कुछ ना कुछ उठाना, पुल करना, उससे भी ये प्रॉब्लम काफी हद तक करेक्ट की जा सकती है। आसन इन विच टोज आर प्रेसेड, वो आसन जिसमें हमारे टोज जो है वो थोड़े से प्रेस होते हों। जैसे अगर हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारे टोज पे प्रेशर जाता है, या फिर हम तुलासन भी कर सकते हैं। तुलासन, वज्रासन, ऊष्टासन, दीज ऑल आर हेल्पफुल टू करेक्ट फ्लैट। एक एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब नॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन एट फ्रंट इज नोन एज। आंसर्स ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर इज लोडोसिस। लोडोसिस मैंने बताया था, इट इज द स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी ऑफ ल्यूम्बर रीजन, जिसमें आपकी जो स्पाइन है होलो बैक जैसी दिखाई देती है, यानी खाली दिखाई देती है। करेक्ट आंसर इज लोडोसिस। आगे हम बात करेंगे काइफोसिस को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। पुशअप्स, प्रेस द वॉल कॉर्नर, ऐसे वॉल के पास आप खड़े होके पुश करें। देन स्क्वीज शोल्डर ब्लेड्स बैक साइड दिस वे। आर्च होल्डिंग, यानी कि ब्रिज बनाना और यू कैन से आर्च बनाना। आसन की अगर हम बात करें तो धनुरासन एंड ऊष्ट्रासन से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। लोडोसिस, हिप एक्सटेंशन, आपका जो हिप है उससे अपनी लेग्स को पीछे की तरफ ले जाना। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। और आसन की अगर हम बात करें तो हलासन, पादहस्तासन, पवन मुक्त आसन इस डिफॉर्मिटी में आपके काफी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट इज स्कोलियोसिस, आर्म और लेग रेज, साइड स्ट्रेच, स्प्लिट स्टांस विद आर्म स्ट्रेच। आसन की अगर हम बात करें सेतुबंध आसन और सलभासन एटसेट्रा। स्कोलियोसिस देखिए, अगर लेफ्ट साइड का कर्व है तो आप राइट बेंडिंग करिए, साइड स्ट्रेच करिए राइट साइड का, और राइट अगर स्कोलियोसिस है तो आप लेफ्ट करिए, जस्ट ऑपोजिट करिए। बार बार करने से इट में करेक्ट। यहाँ पर मैंने तीनों शो कर रखे हैं, दैट इज स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लोडोसिस। ये देखिए होलो बैक, यहाँ पर एक गैप सा नजर आएगा, और ये ऊपर काइफोसिस एंड दिस इज साइड कर्व स्कोलियोसिस। ये एक छोटी सी हिंट है, एस देखिए यहाँ पर सी एंड एस, यही जो कर्व है बॉडी में दिखाई देता है स्कोलियोसिस में। एक दो एमसीक्यू और डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो नोन एज कर्व एस। अभी जस्ट मैंने बताया, द करेक्ट आंसर इज स्कोलियोसिस। देखिए, इन डिफॉर्मिटीज की कुछ ना कुछ हिंट इनके नाम में भी है। एल फॉर lordosis and it is the deformity of lumbar region. S for scoliosis and it is the deformity of you can say side curvature। ठीक है, इसमें S और C दोनों ही अल्फाबेट आपके आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइन। दिए हुए ऑप्शन में से आप देखिए, द करेक्ट आंसर इज फ्लैट फुट। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करिए, सो दैट दूसरे भी इसका
बेनिफिट ले सकें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, जरूर डिस्कस करिए। और अगर आप मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है droppyfoki@gmail.com। हाँ दोस्तों, नीचे मैंने एक लिंक दिया है। इस लिंक पे क्लिक करने से आपको पोस्टल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड MCQs भी और मिल जाएंगे। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।